हेलो फ्रेंड्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो 2 में आज हम देखेंगे एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, आइसोटोप आइसोबार के कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल और एजम्पशनल, इन दोनों के बेस पर एक आइडिया क्रिएट होता है। उस आइडिया के आधार पर कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जो एटम के स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और उसके बिहेवियर के मीन्स एटम के स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर से हम बताएं तो वो किस फॉर्म, कैसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कैसे फॉर्म करेगा, इसका आइडिया। और स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए एक मॉडल दिया गया जिसको एटॉमिक मॉडल कहा गया। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंटल दोनों का मिक्स होता है, कॉम्बिनेशन। ज़्यादातर जो ये दिए जाते हैं मतलब बिफोर श्रोडिंगर ज़्यादातर जो मॉडल दिए जाते तो वो हाइपोथेटिकल होते थे, लेकिन श्रोडिंगर ने जब इसको बताया तो श्रोडिंगर ने जब इसको एक्सप्लेन किया तो उसके वो क्वांटम के बेस पर बताया, वो काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंटल डाटा से वैल्यू मैच करता था। हम चलिए समझते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था इसको प्रपोज किया गया था, इट वाज प्रपोज्ड इन 1898। इस समय इसको प्रपोज किया गया था और इसकी एक से अधिक नाम है। कौन कौन से नाम है? जैसे इसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। इसके अलावा इसको बोला जाता है रेजिन फॉडिंग मॉडल, ये सब कहे इसको। और थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये सब इसको टर्म यूज किए जाते हैं बताने के लिए। अभी मॉडल बताता क्या है? तो जो ये मॉडल पहला ही बताता है कि जिस प्रकार से वाटरमेलन होता है, इसमें जो रेड एरिया होता है ओवरऑल सिस्टम में होता है और इनके बीच सीड होते हैं ब्लैक कलर के। तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार के वाटरमेलन का रेड एरिया ओवरऑल सिस्टम में होता है, वो लाइक ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मीन्स प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज पर्सन ओवरऑल सिस्टम में होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके बीच जैसे लाइक वाटरमेलन सीड की तरह एम्बेडेड होता है। ठीक है, तो उन्होंने इस बेस पर बताया। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज के बीच नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है, तो ओवरऑल सिस्टम हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल होता है। ओवरऑल सिस्टम हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो इसके पॉइंट क्या होते हैं? इन्होंने बताया कि द mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे होता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है या नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज में एम्बेड होता है। दो चीज़ें बताया। तो ओवरऑल इन्होंने क्या बताया था? एटॉमिक न्यूट्रलिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी के बारे में इन्होंने थॉमसन का मॉडल बताता है। और इनकी इसी मॉडल प्रपोज करने के बेस पर इनको 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए। 1906 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ था इसी काम के लिए, इनके इसी इन्वेंशन के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये क्या बताते हैं? न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में बताते हैं। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसको न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहते हैं ये हम आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, इसका आइडिया आपको खुद लगेगा। इसमें क्या किया गया था? बम्बार्डमेंट कराया गया था। ठीक है, बम्बार्डमेंट कराया गया था। बम्बार्ड किया गया था किसको? बम्बार्डेड वेरी थीन लेयर या थीन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स से गोल्ड सरफेस पर बम्बार्डमेंट कराया गया था। और उस बेस इसको हम साथ साथ इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी इसको बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी इस प्रोसेस को बोलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पहले हम समझते हैं कि गोल्ड को ही क्यों चूज किया गया। तो गोल्ड का जो मास होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस जो होगा, इसका न्यूक्लियस जो होगा बहुत ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस होगा। दूसरा कि जो थीन फॉयल होता है, थीन लेयर होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर किसी के बनाए जा सकते हैं तो गोल्ड के बनाए जा सकते हैं। तो ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से गोल्ड को चूज किया गया था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इस प्रकार से ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इससे निकलेगा, ठीक है। लेड का हम यहाँ पर एक लेड का प्लेट लेते हैं और इसके बीच से अल्फा पार्टिकल पास करता है, और यहाँ पर आयरन, यहाँ पर गोल्ड का वो होता है, ठीक है। इस प्रकार से गोल्ड का एक लेयर होता है। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पास कराया जाता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, और इसके बेस पे इन्होंने कुछ, ये तो हो गया सिंपल मेथड, सिंपल। हम इसको समझेंगे कि इसके क्या कंक्लूजन निकला और क्या। तो लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को गिराया गया। तो ऐसा देखा गया कि अगर ये कोई सरफेस है, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं सीधे बिना किसी प्रॉब्लम्स के सीधे वो मूवमेंट कर जाते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अपने पॉइंट से थोड़ा डेविएट हो जाते हैं, और बहुत ही मिनिमेस्ट आपका मतलब लोवेस्ट पार्टिकल या 20,000 में से 1 पार्टिकल्स लगभग 20 के में से लगभग 1 पार्टिकल्स होते हैं जो वापस अपने पाथ पर चले आते हैं। तो जो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स सीधे चले जाते हैं, इसका मतलब जो हमारे एटम है उसमें क्या है, जो स्पेस है वैकेंट है या एम्प्टी स्पेस है। दूसरा, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अपने पास से डेविएट होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स को केवल यहाँ यही समझिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो सेम चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, मीन्स इसके अंदर एटम के अंदर कोई ऐसा अंदर भाग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और दूसरा कि जो कुछ पार्टिकल्स वापस अपने पाथ पर डेविएट होकर आ रहे हैं, वापस से उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब जो भाग है बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेंस है, रिजिड है। ये कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला, और रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया उसको देखते हैं। रदरफोर्ड का जो ऑब्जर्वेशन था वो ऑब्जर्वेशन ये था कि इन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे बिना डेविएट हुए सीधे पास हो जाते हैं। मीन्स एटम का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। एटम में ज़्यादातर क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, रिवॉल्व। दूसरा इन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब डेविएट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही डेविएट कर सकता है। इसका मतलब जो इसके अंदर एक सेंटर होगा, तो सेंटर है, तो सेंटर को इन्होंने एक टर्म दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन्होंने टर्म दिया। तो न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया, तो इन्होंने बताया कि जो इसका न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और थर्ड पॉइंट, कि जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही रिजिड होता है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उसको वापस उसी डायरेक्शन में भेज देता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, लगभग 1 वापस आते हैं 20,000 में से, 20K में से। तो इन्होंने 3 कंक्लूजन निकाले, और 3 कंक्लूजन के बेस पर इन्होंने अपना मॉडल दिया, वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहलाया। जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने कंक्लूजन निकाला और बताया कि जो एटम्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ये 2 पार्ट्स होते हैं। पहला एम्प्टी पार्ट होता है, एम्प्टी स्पेस होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। दूसरा बहुत ही रिजिड और डेंस इसका पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में ही इसका टोटल मास होता है, और साथ साथ इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज भी उसका कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। इन्होंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इन्होंने यही बताया जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूवमेंट ऐसे करते रहते हैं। इन्होंने ऐसा बताया था, ठीक है, रदरफोर्ड ने बताया था। इन्होंने तीसरा बताया था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच
क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के बीच नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये 3 इन्होंने आइडिया दिए और इसके बेस पर हम आगे समझते हैं। हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझेंगे। एटॉमिक नंबर को Z से दिखाया जाता है, मास नंबर को A से प्रेजेंट किया जाता है। Z क्या होते हैं, किसी न्यूट्रल एटम के लिए, एटम तो वैसे ओवरऑल एटम मीन्स न्यूट्रल हो गया, एटम के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है और इसी को एटॉमिक नंबर Z बोलते हैं। लेकिन वैसे अगर बात किया जाए आयंस या दूसरे कोई चीज़ें हैं स्पीसीज हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। जो मास नंबर होता है तो रदरफोर्ड ने बताया था टोटल मास कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो इनके इसी बेस को कॉन्सेप्ट बना के, इनके इसी पॉइंट को बेस बना के बताया गया कि न्यूक्लियस में टोटल मास होता है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन होता है, इसी को मास नंबर बोला गया। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था, जैसे सोडियम बेस में जो यहाँ पर लिखा जाता है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो इसके सुपरस्क्रिप्ट होते हैं 23 ए होता है मास नंबर। इसको हम कोई भी एलिमेंट एक्स है तो Z ए इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ में। आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो मीन्स होता है सेम, बार जो यूनिट होता है उस किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, और प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। आइसोटोप्स, आइसो जो होता है सेम होता है, टोप्स की मीन्स होता है पोजीशन, ठीक है। जो टोप्स होता है, टोप्स मीन्स होता है पोजीशन, टोपोलॉजी यानी पोजीशन, पोजीशन मतलब नंबर। तो जिनकी आइसो मीन्स सेम हो, मास यानी कि जिनके मास नंबर सेम हो, यहाँ से हो गया जिनके मास नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर अगर अलग अलग है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040, ये दो आइसोबार्स के एग्जांपल्स हो गए। आइसोमर्स में, आइसोटोप्स में क्या होते हैं, जिसका पोजीशन मीन्स एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अगर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर इसका अलग है, मास नंबर अगर डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल इसका देखते हैं, हाइड्रोजन के 1H1 1H2 और 1H3। यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट्स है जिसके तीनों आइसोटोप को, जिसके सारे आइसोटोप्स को अलग अलग नाम दिया गया। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम ट्राइटियम है, ठीक है। तो इनके क्या है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर सबका अलग अलग है, ठीक है। और ध्यान देना केवल प्रोटियम ही पूरे एटॉमिक पीरियोडिक टेबल का, दो चीज़ें, पहला हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप के अलग नाम होते हैं, दूसरा जो 1H1 होता है पूरे पीरियोडिक टेबल का यूनिक एलिमेंट्स होता है जिसमें कोई प्रोटॉन नहीं होते, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होता है। तो ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना चाहिए। हम अब आपके लिए लाएंगे लेक्चर 3, वीडियो 3 लेकर आएंगे, उसमें हम आपसे मिलेंगे। अगर किसी को मुझसे सीधा डायरेक्ट क्लास करना है, मुझसे जुड़ना है, कोई मुझसे क्लास करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7703912119। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं बहुत वेरी अफोर्डेबल फी पर। जैसे कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, साथ साथ केवल सिलेबस ही नहीं होगा, सिलेबस के साथ साथ हम आपको PDF नोट्स देंगे और उसके बाद रिवीजन क्लास भी होगा। तो आप चाहें तो मुझसे सीधा ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। जो मेरा क्लास होगा वो जूम ऐप पर या गूगल मीट पर मेरे क्लास होते हैं, ठीक है। वो लिंक हम शेयर करते हैं, आप चाहो तो ऐसे मुझसे जुड़ सकते हो। हम आपको केवल एकेडमिक नहीं, आप चाहो अगर आप स्टूडेंट हो IIT JEE के, या तो आप स्टूडेंट हो नीट के, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। BSc के स्टूडेंट भी, BSc MSc, साथ साथ मैंने IIT JEM केमिस्ट्री के लिए और CSIR नेट, इन सब के लिए, CSIR नेट गेट के लिए भी मैंने
केमिस्ट्री कोर्स के लिए मैंने कोर्स शुरू किया है। तो आप चाहो तो आप इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज करना, अपना नाम बताना, आपको अपना नाम बताना है, किस क्लास में हो, अगर आप मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी या आप किस बोर्ड से हो, अगर आप ग्रेजुएशन के हो तो आपको यूनिवर्सिटी बताना होगा, अगर आप बिलो उससे हो तो आपको बोर्ड बताना होगा। ठीक है, फिर हम क्लास आपको डेमो क्लास दे सकते हैं। आप यहाँ से डेमो क्लास देख ही चुके हैं। फिर हम क्लास आप चाहो तो मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीजिए मेरे वीडियो का इंतज़ार। थैंक यू।